कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जी हाँ, इस खेल से आप ज़रूर परिचित होंगे। कबड्डी बस एक खेल मात्र नहीं, यह हमारे जीवन के जद्दोजहद से लड़ने की प्रेरणा देता है। जहाँ हम अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों को पार कर हम एक लकीर को छूकर उसे दूर करने का निरंतर प्रयास करते हैं। जी हाँ, यह खेल जीवन से लड़कर मंजिलों को जीतना सिखाता है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम प्राइम डिबेट में बात करने वाले हैं कबड्डी पर, और सबसे अच्छी बात है कि इस प्राइम डिबेट में आज जो हमारे अतिथि हैं वो काफ़ी ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, कोच हैं और कबड्डी के बारे में ज़रूर अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे, जो एक खेल और खिलाड़ी की ज़िंदगी की बातों को आप तक पहुंचाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी एक खिलाड़ी की ज़िंदगी के बारे में। और कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं या अपने भविष्य में आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने का मकसद अगर नज़र आ रहा हो तो ज़रूर इस कार्यक्रम को देखें, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे ज़रूर लाभ प्राप्त करेंगे। तो जी हाँ, प्राइम डिबेट में आज जो हमारे अतिथि हैं आपसे हम उनका परिचय करा दें। तो सबसे पहले हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये अभिषेक कुमार यादव इनका नाम है, और इनका हम स्वागत करते हैं। अभिषेक कुमार यादव जी के बारे में हम दो शब्द बतलाएंगे। ये कबड्डी के खेल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं विद्या भारती नेशनल से, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है नेशनल सब जूनियर से, और फिर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कबड्डी में इन्होंने जीता है। तो अभिषेक जी का हम स्वागत करते हैं प्राइम डिबेट में। और दूसरे हमारे जो अतिथि हैं काफ़ी ही अनुभवी हैं, सीनियर हैं, और इस खेल के मद्देनज़र ज़रूर है कि इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस कार्यक्रम के दौरान। और आदित्य आनंद जी हैं। तो जहाँ तक हमारे दूसरे अतिथि की बात करें तो ये काफ़ी ही अनुभवी और सीनियर हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आपको इनसे काफ़ी कुछ इस कार्यक्रम के दरमियान सीखने को मिलेगा। तो हम आपका परिचय करा दें आदित्य आनंद जी से। तो आदित्य आनंद जी, आपका आवाज़ 24 न्यूज़ के स्टूडियो में और प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य आनंद जी ऑल इंडिया केबीएस कबड्डी कोच एंड फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, जो खिलाड़ियों को फिजिकल रूप से भी तैयार करते हैं खेलने के लिए और कोचिंग भी देते हैं। तो काफ़ी ही अनुभव कबड्डी से हैं। तीसरी हमारी जो है काफ़ी ही सीनियर खिलाड़ी हैं महिला में, नेहा झा जी हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। नेहा झा जी जो है बिहार को 8 टाइम जो है रिप्रेजेंट कर चुकी हैं नेशनल टूर्नामेंट्स में। तो ये महिलाओं के लिए ज़रूर एक आइकॉन है और लोगों को इनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए। तो प्राइम डिबेट में हम आशा करते हैं कि इनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, विशेषकर उन युवा खिलाड़ियों के बारे में ज़रूर आप इनसे जान पाएंगे। चौथे हमारे गेस्ट हैं आज प्राइम डिबेट में, इनका नाम धीरज झा है, हम इनका भी स्वागत करते हैं। ये कबड्डी नेशनल प्लेयर हैं और काफ़ी ही इन्हें भी अनुभव है, युवा हैं और लगातार अभी भी खेल में बने हुए हैं। और पांचवें हमारे जो महत्वपूर्ण हैं वो राकेश उरांव जी हैं, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आवाज़ 24 न्यूज़ के इस डिबेट में आने के लिए। और ये नेशनल प्लेयर हैं कबड्डी से। जी हाँ, तो कबड्डी के बारे में आपने बचपन से सुना होगा। हालांकि ये भारत के मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल माना जाता है, मगर जहाँ तक हम क्रिकेट की बात करें, जहाँ तक हम ओलंपिक्स की बात करें और रेसलिंग की बात करें, फुटबॉल की बात करें, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि जब हम कबड्डी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हमें ज़रूर नज़र आती है। और एक छोटे बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए कि एक अभी टीम के क्रिकेट के जो हैं खिलाड़ियों के नाम बतलाओ तो शायद वो बतला पाए, मगर कहीं ना कहीं कबड्डी के टीम के प्लेयर्स के नाम बताने पर वो लड़का ज़रूर हिचकिचाएगा। और आज हम ज़रूर इस बारे में भी जानना चाहेंगे इन अनुभवी खिलाड़ियों से कि आखिर क्यों थोड़ा बहुत अभी भी पिछड़ता हुआ कबड्डी का खेल नज़र आ रहा है, और बाकी कबड्डी से जुड़े हुए जो भी मुख्य तथ्य हैं ज़रूर हम आपसे इस कार्यक्रम में दिखलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अभिषेक जी से जानना चाहेंगे। अभिषेक जी, आप युवा खिलाड़ी हैं, काफ़ी टाइम से खेल चुके हैं, आपने कई मेडल्स भी जीते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बतलाना चाहते हैं कि एक खिलाड़ी के तौर पर आपका क्या मोटो रहा इस खेल में आने के लिए। देखिए, खेल आने से पहले एक मोटो हुआ करता था हमारे समाज में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो वो जो मोटो था अब रिसेंटली चेंज होते जा रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी लोगों का करियर है। आज खेल कोटा के वजह से आज बहुत सारे लोगों को नौकरी हुई, बहुत सारे प्लेयर्स को नौकरी हुआ है। तो ये जो मोटो था पहले, जो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो अब ये मोटो चेंज होके जो है अब ये बन गया है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब।
समझे। तो इसी चीज़ से जो है एक मतलब स्पोर्टिंग इवेंट्स जो खेलो इंडिया है भारत सरकार का, उससे जो एक समाज की धारणा रही है खेलों के प्रति, और ख़ास करके जो ग्रामीण खेलों के प्रति रही है, तो उससे वो धारणा चेंज हुई है। और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि खेल को भी सब पॉजिटिव एक व्यू से देखेंगे और इसी तरीके से मतलब खेल को बढ़ावा देने में हमारा सहयोग करेंगे। खिलाड़ी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अभी तक आपने कितना स्ट्रगल झेला है इस खेल में आने के लिए, या एक बेहतरीन एक टीम के प्रदर्शन और एक खिलाड़ी के तौर पर आपको कितना जद्दोजहद करना पड़ा अभी तक? देखिए, सभी स्पोर्ट्समैन के लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, बहुत सारे इंजरीज होते हैं। बेसिकली मैं इस स्ट्रगल का एक हिस्सा रहा हूँ, और बेसिकली मैं अपने फैमिली को इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा देना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो सपोर्ट करने का ये जो स्ट्रगलिंग वाला जो एक क्राइटेरिया था वो मुझे कम झेलना पड़ा, क्योंकि मानते हैं कि हाँ आप स्ट्रगलिंग झेल रहे हैं, और एक ग्रामीण खेल में अगर आप खेल रहे हैं तो बेसिक बात है कि आपको फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन मैं अपने फैमिली को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, चाहे जब भी हो। वो स्टार्टिंग लेवल से 2016 से मैंने खेलना स्टार्ट किया था, और अभी तक ऐसा होता है कि ग्रामीण खेल में आप खेलते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आपको देखते नहीं हैं लोग, आपको लोग नहीं देखते। आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं तो लोग हाँ फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल एक बड़ा नाम होता है, क्रिकेट एक बड़ा नाम है। बस बेसिक एक कबड्डी है, तो कबड्डी हमारा ग्रामीण खेल है, उसकी उतनी नाम नहीं है। लेकिन बेसिकली मुझे घर से मिला, और मेरे कोच हैं आदित्य भैया, इन्होंने बहुत हेल्प किया। स्ट्रगलिंग वाला जो एक फेस था वो छोटा कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, बेसिक्स की है कि स्पोर्ट्समैन को बिना स्ट्रगल के कुछ हासिल नहीं होता है। तो वो होता है, सुबह उठना हो गया, चाहे फिर ग्राउंड पे जाके मेहनत करना हो गया। फिर कोचेज़ हमारे बहुत वेल क्वालिफाइड हैं और कोचिंग डिप्लोमा भी इन्होंने किया है। तो इनका जो एक एक्सपीरियंस था, उनका बहुत बड़ा लाभ मेरा जो करियर पे हमें मिला है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। आदित्य आनंद सर, आप काफ़ी सीनियर हैं और आप खिलाड़ी तो अपने अनुभव को ज़रूर ही बतलाते हैं दर्शकों को। एक कोच के तौर पे अगर हम आपसे जानना चाहें कि अभी जो भारत या बिहार का जो स्टेटस है कबड्डी का, ये आप किस नज़रिए से अभी देखते हैं फिलहाल वर्तमान में? ये डेवलपिंग फेज में है जी। तो बिहार में जो कबड्डी है, कबड्डी बिहार में आज से नहीं है। अगर हम बात करेंगे पुराने ज़माने की महाभारत काल से, उस समय से भारत में या बिहार में सब जगह से कबड्डी खेले जा रहे हैं। अब जो है कबड्डी का ट्रेंड जो है दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है। अभी नया ट्रेंड कबड्डी का आप देखें कि मैट्स पे आ गया कबड्डी। पहले हम लोग मिट्टी की गेम बोलते थे इसको। जी। पहले क्या होता था कि व्यवस्थाएं नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी कबड्डी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडोर स्टेडियम में कबड्डी होने लगा। कबड्डी में भी लोग कैरियर बनाने लगे। इसका एक उदाहरण छोटा सा, अगर छोटे शहर की मैं बात करूँ पूर्णिया का, तो मैं भी एक छोटा सा उदाहरण हूँ कि कबड्डी के कैरियर से ही आज मैं एक फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट एज ए कोच काम कर रहा हूँ कबड्डी के फील्ड में। मुझे इस कबड्डी ने बहुत कुछ दिया है। अगर मैं कहूँ कि कबड्डी ने मुझे क्या दिया है, तो एक मेरे जीवन जीने की एक प्रेरणा दी है। तो कबड्डी में जीवन जीने की प्रेरणा ऐसे मिलती है कि कबड्डी में आप जब खेलते हैं तो एक बार आउट होते हैं, फिर से आप रिवाइव होते हैं, फिर आउट होते हैं, फिर रिवाइव होते हैं। यही हमारे जिंदगी में भी होता है। क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी में जब मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हम मुश्किल दौर से उसको पॉपअप करते हैं, पॉपअप करके फिर बेस्ट सिचुएशन में आते हैं। फिर हमारी जिंदगी में नई मुश्किल आती है, उसकी चुनौतियां आती है, और चुनौतियों को हम नेक्स्ट फिर से ओवरकम करके दूसरी चुनौतियों की तरफ, एक नए आकाश की तरफ, एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं। ये कबड्डी में हमें देखने को। तो सर, युवा खिलाड़ी जो भी आपको मिलते हैं वो तो टीम सेलेक्टेड होती है जिसको आप ट्रेन करते हैं। अगर प्राथमिकताएं हमारे दर्शकों के लिए आप बतलाना चाहें एज ए कोच के तौर पे, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए वैसे लड़के और लड़कियों में जो कबड्डी को अपना कैरियर एज ए स्पोर्ट्स कैरियर वो चुनना मेरा चाहते मानना हैं? है कि प्राथमिकताएं जो शरीर स्वस्थ है, शरीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मगर मन जरूर होना चाहिए। जी। अगर आपके पास एक अच्छा मन है तो उस मन में बहुत कुछ निवास करता है। बस हमारा काम है उस मन के जो अंदर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन छुपा हुआ, उस स्पोर्ट्समैन को निकालना। और जिस दिन आप उस स्पोर्ट्समैन को उस मन से आपने निकाल दिया, वो जो बंधन आपको खींचे हुई है, उस बंधन को आपने तोड़ दिया, तो ना तो कबड्डी के फील्ड में आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते। सभी लोग प्लेयर ही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात करेंगे। अगर कोई दूसरे फील्ड में भी है, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो, या इवन मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग साइंस हो, दे आर सपोज टू बी स्पोर्ट्समैन। They are fighting to each another. They are fighting with problems. Okay. We are supposed to be a sportsman, or we are fighting to problems.
ये कबड्डी भी जो है एक कॉम्बैट गेम है। कॉम्बैट गेम हमें ये बताता है कि हम मुश्किलों से कैसे लड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी, विद द हेल्प ऑफ आवर मस्कुलर पावर। फाइटिंग स्पिरिट को दर्शाता है यह गेम, जी। और युवाओं में ये चीज़ होना काफ़ी आवश्यक है। जी। फिजिकली तो उन्हें फिट किया जा सकता है, लेकिन मानसिक तौर पे भी उन्हें स्ट्रांग होना बिल्कुल। इस खेल को चुनने के लिए, विशेष करके कबड्डी ही नहीं किसी भी स्पोर्ट्स में एक मेंटल हेल्थ की होना काफ़ी आवश्यक है। तो आप ज़रूर ये समझे होंगे, कोच जो आदित्य सर थे जिन्होंने बतलाया कि मेंटल फिजिकल का जो है स्ट्रांग होना इस खेल के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। नेहा जी, महिलाओं की जहाँ तक बात करें, आप नेहा झा हैं और आपका नाम काफ़ी अच्छा है, और हमारी भी शुभकामना है कि बिहार के लिए आपने काफ़ी गौरव की बात की है और नेशनल्स भी आपने खेले हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं में मेल्स जो भी हैं उनका एक तरीका, एक वातावरण तो अलग होता है। क्या इस कबड्डी के खेल में एक लड़की होने या एक वोमेंस को अगर आती है इसमें, तो किस अलग टाइप के किसी स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ता है? किस तरह का आप लोग देखती हैं इस माहौल को? जी, जैसा मेरा मानना है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में आना जी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको सिर्फ मतलब बहुत लोगों से लड़ना होता है, उसको अपने आप से लड़ना होता है, अपने फैमिली से लड़ना होता है, प्लस अपने समाज से, सबसे लड़कर वो वहाँ तक पहुँचती है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, और उसको ऐसा नहीं है कि बस जाना है खेल कर आ जाना है, अपने रूटीन को, अपने घर के सारे जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो खेलती है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है। जैसा कि हम भी ऐसा फील किए हैं कि जब हम खेलना चाहे तो हमारे आसपास की कुछ लड़कियां हमारी सीनियर प्लेयर खेली, कुछ अच्छा की, तो माँ बाप थोड़ा देखकर ये मतलब हुए कि नहीं तुम भी खेलो। तो हालांकि मेरी फैमिली तो हमें सपोर्ट की, पर बहुत सारे ऐसी फैमिली है जो सपोर्ट नहीं कर रही है आज भी, कि नहीं लड़कियां क्या करेगी खेल कर। मतलब पहले तो ऐसा था कि पढ़ाई के लिए भी एक्टिव नहीं थे, पर अब थोड़ा सा समाज डेवलप कर रहा है तो पढ़ाई के लिए लड़कियां एक्टिव हो रही है, पर खेल के लिए थोड़ा सा मतलब लोगों में जागरूक का भावना कम है। वो सोच रहे खेल कर क्या फ़ायदा होगा। तो खेल के सिर्फ जॉब ही ले लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जॉब तो सब ले लेंगे, पढ़ के भी ले लेंगे, खेलने के बाद मतलब वो अंदर से भी स्ट्रांग बनती है। मेरा कहना है हर लड़कियों के अंदर और हर युवाओं के अंदर एक स्पोर्ट्समैन छुपा होता है, और स्पोर्ट्स खेलने से ऐसा नहीं कि हमको जॉब हो जाएगा, वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मेरा मानना है हर लड़कियों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। तो नेहा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि एज ए फीमेल स्पोर्ट्स का जो करियर बनाने का जब आपने सोचा इस यंग एज ग्रुप में, आपके परिवार की तरफ से किस तरह का सहायता या समर्थन मिला? तो इसके लिए तो हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि मेरा परिवार जो है, मेरे मम्मी पापा, मेरे मतलब जैसे कि हम लोग बहुत छोटे से जगह से आए हैं, मतलब और मतलब पूर्णिया फिर भी बिहार में बहुत छोटा सा एरिया है, उसमें भी हम बहुत छोटे से जगह से आते हैं। तो हमारा परिवार जो है हमारी महत्वाकांक्षाओं को महत्व दिया, और मतलब हमारा परिवार का, मेरे माता पिता का कहना था कि तुमको जिस चीज़ में रुचि है तुम उसको लेकर आगे बढ़ो। अगर तुमको पढ़ाई में है तो पढ़ाई के साथ साथ, अगर खेल में है तो खेल में भी आगे बढ़ो। और फिर हमारे घर के पास के मतलब हमारे आदित्य सर हैं जो एज ए कोच है हमारे सीनियर से, तो इनको देखकर भी मम्मी पापा को मतलब ये लगा कि नहीं ये खेल सकती है। तो हमको भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, अगर कुछ इस तरह का मतलब हमको हेल्प का ज़रूरत होगा तो भैया है। तो फिर जब हम खेलना स्टार्ट किए तो फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मतलब इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हमारे पास शूज़ नहीं होता है, बहुत सारा खेल का मतलब हम लोगों को चाहिए होता है, ड्रेस किट वगैरह। तो फैमिली उसके लिए हमको कभी नहीं, पर मेरा ये मानना है कि हमारी फैमिली तो मध्यम वर्ग से हम आते हैं तो मेंटेनेंस हो जाता है, पर जो बच्चे मतलब लो फैमिली से आते हैं, नीचे स्तर से आते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है उस स्टेज पे आके। तो ऐसे समाज को कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसको उसका सपोर्ट करना चाहिए, जहां वो कमज़ोर पड़ जाते हैं उनको वहां वो। अच्छा नेहा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने स्पोर्ट्स को करियर चुना, आपने फिजिकल फिटनेस और जो भी आवश्यकताएं होती होगी कबड्डी में सिलेक्शन है तो आपने पास किया। आर्थिक स्थिति से क्या आपको कभी इस तरह से भी गुजरना पड़ा? क्या उसमें पे लगता है या ट्रेनिंग के लिए क्या, किस तरह का आप बतलाएंगे कुछ दर्शकों को? हाँ, तो जैसा कि अब तो हर लाइन में पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो स्पोर्ट्स में भी ज़रूरत है, क्योंकि मतलब सबसे पहले तो बच्चों को ये रहता है कि मेरा फैमिली हमको खेलने दे रही है, तो हम फैमिली से ज़्यादा डिमांड ना करें। ये भी लड़कियों को खास करके बहुत ज़्यादा चिंता होता है कि हम अपने मम्मी पापा को ज़्यादा डिमांड ना करें। वो भी फिर भी जब हम खेलना स्टार्ट किए तो
जैसे किट की ज़रूरत हो जाती थी, जूते फट जाते थे, फिर ठंड में साइकिल से जाना आना, ट्रैक सूट नहीं होता था। पर हमारा एसोसिएशन पूर्णिया का बहुत ही अच्छा है इस मामले में। हम लोगों को कभी मतलब किट की जब भी आवश्यकता हुई तो हमारे सीनियर्स है जो खेल चुके हैं, तो उनका ड्रेस किट हम लोगों को यूज़ में आया। और जब खेलने हम लोग अदर स्टेट या नेशनल कैंप में जाते हैं तो प्लेयर्स को खाने के साथ साथ अपना एक डाइट होता है जिसको उसको फॉलो करना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है। चलिए धीरज रॉय जी, युवा खिलाड़ी हैं आप भी, कबड्डी में आप बिहार से भी खेले हैं और भी काफ़ी मैचेस आपने खेले होंगे। आप बिहार के जो नए युवा खिलाड़ी हैं जो इस आपके बातों से या उनका भी गोल होगा कि हम जो है सो कि ये स्पोर्ट्स कबड्डी में आए, उनके लिए आप क्या देना चाहते हैं? आपका अनुभव किस तरह का रहा अभी तक? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है और जी। भी चाहते हैं, और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं सभी खेले, सभी अच्छा से खेले। खेल में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम जानते हैं सब चीज़ में डिसिप्लिन ज़रूरी है, बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। तो जो भी खेलना, जो भी करना है स्पोर्ट्स में अच्छा से जम के करना, जो भी चीज़ करना है ज़िंदगी में सब मन लगा के करना है। बिना डिसिप्लिन और बिना मन लगाए कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आधा अधूरे आप भटक जाइएगा। आपका जीवन में किस तरह का स्ट्रगल रहा? आपने जब इस चीज़ को चॉइस किया कि मुझे कबड्डी ही खेलना है, तो जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं, अभी चूँकि आप एक खिलाड़ी के रूप में जो है एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, ऐसे लड़के लड़कियां जो कि आना चाह रही हैं इस फील्ड में, आप उनके लिए क्या एक प्रेरणा स्रोत कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जिनको जिनको आना, सबको मेहनत तो सभी को करना पड़ेगा। बिना मेहनत तो कोई कुछ नहीं हो सकता। जी जी। तो युवाओं की जहाँ तक बात करें तो दो युवा खिलाड़ी नेहा झा हैं, अभिषेक जी हैं और धीरज जी से आपने जाना कि जो प्रेरणा स्रोत होती है आपके अंदर में, तो वो बातें चलती हैं कि आपको चॉइस करना है आपके करियर के बारे में, मगर एज ए स्पोर्ट्स अगर आप चॉइस करते हैं तो फिजिकल और मेंटल ये आपके हेल्थ की बहुत आवश्यकता होती है। आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय जरूर आपके अंदर होना चाहिए। जो स्पिरिट कहते हैं आदित्य सर की, जो बच्चों में होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि कबड्डी के लिए आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सहायता मिलती है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें हमारा राज्य अभी भी कितना इस पे खरा उतर पा रहा है? राज्य की अगर हम बात करेंगे कि राज्य की सहायता के अनुसार, तो राज्य अपना काम करती है, मगर वो अपना काम सही जगह सही समय पे नहीं पहुंच पाता है। कई बार देखा जाता है कि टूर्नामेंट्स हो जाते हैं और व्यवस्थाएं बाद में आती रहती है। कई बार देखा जाता है कि कई प्लेयर्स की एज निकल गई, वैकेंसीज बाद में आई। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वैकेंसीज नहीं आई, कई प्लेयर्स उस स्ट्रगल से निकल करके कई दूसरे जॉब के तरफ, या उनका जो प्रतिभा है वो गौन हो गया, वो समाज में छोटे से मतलब बन के रह गए। तो इस तरह की सुविधाएं हम चाहते हैं सरकार से कि सुविधाएं आए तो, मगर वो सही समय सही गेट पे आए। अगर वो सुविधाएं सही गेट पे सही समय में आ गई तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप खेलिए नहीं। खेल एज ए कैरियर हो सकता है और बिल्कुल ही हो सकता है। खेल में एक बहुत ही अच्छा खेल। खिलाड़ियों को जो भी आर्थिक अगर सेलेक्टेड टीम के अगर वो खिलाड़ी हैं तो उनको किस तरह की अभी जो है सरकार वर्तमान में व्यवस्थाएं दे रही है? अभी जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो है कि आप एज ए स्पोर्ट्समैन आप एक अच्छा काम नाम कर सकते हैं, एक अच्छा काम कर सकते हैं। आपके लिए कई अवार्ड्स बनाए गए हैं, जैसे कि अगर भारत सरकार की हम बात करेंगे तो अर्जुना अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अगर आप एज ए कोच है तो द्रोणाचार्य अवार्ड है। अगर राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार भी युवा कल्याण खेल मंत्रालय के थ्रू भी कुछ पुरस्कार स्पोर्ट्समैन को उनके प्रतिभा के अनुसार दिए जाते हैं। उनके लिए कुछ वैकेंसीज भी आती है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, जिससे कि आप सेलेक्ट होकर के सचिवालय में, सेक्रेटारिएट में, स्पोर्ट्स विंग में एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए कोच, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन में अभी क्या है, फिजिकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गया है, तो एज ए फिजिकल एजुकेशन में आप स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी एजुकेशन संस्थान में आप काम कर सकते हैं जी। तो सरकार की तरफ से तो सब कुछ है अच्छा, बस सरकार की पहल की जरूरत है कि वो पहल जो है वो सही समय पे हो जाए, सही व्यक्ति के पास। एज ए कोच अगर देखा जाए तो पॉपुलैरिटी के मामले में क्रिकेट, बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेले जाने वाले खेल हैं वो काफ़ी अभी भी आगे कबड्डी के बनिस्बत। भारत में कबड्डी को शुरू से एक पेटेंट गेम माना जाता है, हालांकि ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अभी भी क्यों ऐसा आपको लगता है कि कुछ पिछड़ापन है? क्या ये प्रचार प्रसार की कमी है कबड्डी में, या क्या ऐसी कमियां हैं जो कि अभी भी वो दर्जा जो एक क्रिकेट को मिला हुआ है वो अभी भी कबड्डी उस जगह तक नहीं पहुंच पाया है?
एक तो प्रचार प्रसार का तो बिल्कुल बेस है कि ये जो मीडिया कवरेज है आज के ज़माने में, मीडिया कवरेज दूसरे गेम्स के प्रति आकर्षण उनका ज़्यादा है। जी। और कुछ जो इंडिजिनियस गेम है, भारतीय खेल है, कबड्डी ही नहीं, कबड्डी के अलावा भी आप खो खो देखेंगे या दूसरे गेम ताइक्वांडो देखेंगे या दूसरा जूडो या कोई भी दूसरे गेम्स जो है, इनके प्रति रुझान मीडिया का नहीं रहता, उनका कवरेज नहीं होता। अगर स्पोर्ट्स की पेज अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें भी कभी कभार जब कभी बड़े टूर्नामेंट्स एशियन गेम्स के लेवल के हो रहे हैं या सैफ गेम्स हो रहा है या नेशनल कबड्डी एसोसिएशन को कोई मैच हो रहा है, उस समय में छोटा मोटा न्यूज़पेपर में एक कटिंग देखने को मिलता है। ये चीज़ें एक रुझान है। दूसरा है कि कुछ हमारी भी विषमताएं हैं, परिस्थिति है जो कि हमें औरों से थोड़ा दूर करती है। कबड्डी जो है शुरुआती गेम मिट्टी से शुरू हुआ, तो कुछ लोग इसको समझते थे कि ये लोग मिट्टी वाले गेम है, हम खेलेंगे तो ऐसा मिट्टी लगेगा, गंदा हो जाएंगे, या कॉम्बैट गेम होने का इसमें लगा कि उनका मसल्स का रोल है, इंजरी हो जाएगा, चोट लगेंगे, इसके कारण भी कुछ लोग का रुझान कम हुआ। नाउ कबड्डी हैज़ बीन टोटली चेंज्ड। कबड्डी आज के डेट में एक मैट पे, एक एसी हॉल में, एक इंडोर स्टेडियम में विथ शूज और विथ प्रॉपर किट बहुत ही अच्छे ढंग से आज के डेट में आप मैं बताऊं कि 1990 में एशियन गेम्स में कबड्डी इंट्रोड्यूस हुआ था और 1990 से टिल डेट अगर हम बात करेंगे तो भारत के पास ही गोल्ड मेडल सुरक्षित हैं। और भारतीय टीम, पुरुष ही टीम नहीं, भारतीय महिला टीम के पास भी गोल्ड मेडल सुरक्षित है कबड्डी। मतलब कि थोड़ा सा पुशअप करने की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। राकेश उरांव जी, आप भी युवा खिलाड़ी हैं। अभी तक आपके जीवन में जो भी खेल हुए हैं, जो भी स्पोर्ट्स में आपने या किया, इसके अनुभव के बारे में आप कुछ दर्शकों को बतलाना चाहेंगे? किस तरह का अनुभव रहा अभी तक आपका? 2007 में कबड्डी ज्वाइन किए थे जी। जो गुलाबाग में चलते थे क्लब इंडियन प्रे स्कूल में। उस समय 6th क्लास में हम पढ़ते थे जी। जो मेरे दीदी लोग खेलती थी, 3 दीदी थी मेरे गांव की, तो वो लोग पहले ज्वाइन किए थे। तो दीदी लोग, मम्मी लोग मना करने लगे कि वहाँ मत जाओ, रात अंधेरा है, लड़की लोग तुम लोग अकेले कैसे जाओगे करने के लिए। सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता था दीदी लोग को। फिर दीदी लोग जो है वो हमको बोले कि तुम भी आओ, वहाँ बॉयज़ का भी कबड्डी होते हैं। तो उसके कारण हम जो है ये कबड्डी ज्वाइन किए थे। ये दीदी लोग के जो है वजह से हम जो। आपके परिवार में और भी कोई है कबड्डी में? जी जी जी। कौन कौन है? हमारी दीदी खेलती थी जी। और मेरे बड़े पापा का जो है बेटी लोग थे, वो लोग, दीदी लोग 2 थे, वो लोग भी खेलती थी। अच्छा। दीदी लोग जो वही लोग पहले ज्वाइन किए थे। उसके जो लोग मम्मी लोग मना करने लगी कि मत जाओ, लड़की हो तुम लोग, उतना दूर जाती हो अकेले खेलने के लिए। तो उसी कारण हम जो है वो दीदी लोग बोली कि तुम चलो साथ में। तो फिर उसके बाद हमने वो ज्वाइन किया कबड्डी 2007 में। उसके बाद बहुत खेले, यानी कि वहाँ सीनियर लोग बहुत थे। उसके लिए खेलने के बाद बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ा हमको टीम में जगह बनाने के लिए। बेस्ट 7 में, उसमें बहुत, यानी कि 3 साल समथिंग लगा हमको वहाँ उसमें बेस्ट 7 में ज्वाइन करने के लिए। और दीदी लोग हमारे बहुत बेहतर खिलाड़ी थी। क्या एक खिलाड़ी के तौर पे अभी तक जो आपने देखा है, एक्सपीरियंस जो आपका खिलाड़ी के तौर पे है, क्या आपको कबड्डी में कुछ कमियां नज़र आती हैं कि खिलाड़ी को और क्या एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट या उनको सहयोग मिलना चाहिए, गवर्नमेंट हो या स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, उसके तरफ से? जी सर, ये तो सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। बच्चा लोग को कबड्डी जो भी आते हैं वो बहुत गरीब फैमिली से आते हुए हैं। बहुत ये वो लोग को, यानी कि बहुत सारा जो चीज़ कमी रहते हैं, उसको जो शू के जरूरी रहते हैं, बहुत सारा ऐसा कमी है हमारे यहाँ। ठीक है, जो वो लोग के यहाँ जो बहुत ज़रूरी है, जो हम सरकार के द्वारा से जरूरी है। आपको लगता है कि उसमें और भी मतलब कि उसको बेहतर करने की आवश्यकता है? खिलाड़ियों को कमी तो महसूस होती होगी आप लोगों को? जी, बहुत महसूस होती है खिलाड़ी के लिए। हम अपना हमारे पूर्णिया जिला की बात बता रहे हैं कि बहुत सारा जो यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक है, और वो उसके पास जो है बहुत कमी का महसूस है यहाँ पर। ठीक है। अभिषेक जी, आप बतलाएं कि कबड्डी से जुड़े हुए काफ़ी ऐसे भ्रम हैं, ठीक है, जिसको जागरूकता देने की आवश्यकता है। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार जो है हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, इवन गवर्नमेंट भी अपनी प्रोजेक्ट्स जो भी होती है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। आप जानते हैं कि आज के टाइम में एक ट्वीट पर काफ़ी पूरा देश में जो है कौतूहल मच जाता है। कबड्डी में जो ये पिछड़ापन आपको अभी तक नज़र आया है, आपके मुताबिक क्या रेवोल्यूशन की क्या आवश्यकता है? चूँकि सोसाइटी बदल रहा है, गेम्स भी डेवलप हो रहे हैं, खिलाड़ी भी डेवलप हो रहे हैं और पहले की व्यवस्थाएँ भी काफ़ी हद तक जो है चेंज हैं। अब कबड्डी के मद्देनज़र, चूँकि आप कबड्डी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कबड्डी में क्या ऐसी चीज़ें कमियां हैं आपके मुताबिक जिन्हें दूर करने से आज का जो अंतर्राष्ट्रीय जगत का जो बाकी खेल है उसके मापदंड पर हम कबड्डी को ला सकें? बेसिकली ये हम लोग का क्या है ना कि कबड्डी ग्रामीण
ग्रामीण खेल है, और ग्रामीण खेल की वजह से यहाँ के लोग उतना अवेयर नहीं है। सबको लगता है कि ये मिट्टी का खेल है, लेकिन अब ये मिट्टी का खेल मैट पे आ गया है, और मैट पे आने की वजह से इन्हें एक ग्लोबल कवरेज मिलता है। आपको पता होगा कि 2014 में प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ था। पहले उससे ज़्यादा मुझे लगता है उससे पहले कोई कबड्डी को जानता भी नहीं था सही से, कि इनमें बोनस क्या होता है, बक क्या होता है, या फिर ऑल आउट क्या होता है। तो 2014 के बाद जो रेवोल्यूशन आई है कबड्डी में, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है। और अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू क्रिकेट, हम अगर मानते हैं हम क्रिकेट के बराबर नहीं है, बट अब जो है क्रिकेट के इक्वल तो नहीं आ सकता। अभी कहेंगे हम अभी क्रिकेट के इक्वल नहीं है, बट डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि अदर गेम्स जैसे हैं, कि प्रो कबड्डी के वजह से जिस तरीके का प्रो कबड्डी का ब्रांड बना है, और प्रो कबड्डी के वजह से जो अवेयरनेस आई है कबड्डी के थ्रू, जो क्रेज़ आया है इन रिसेंट ईयर्स, तो इसके वजह से कबड्डी एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। मैं मानता हूँ प्रो कबड्डी एक रेवोल्यूशन है। और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने खेलो इंडिया स्टार्ट किया। तो जो बेसिक्स अंडर 17 और स्कूल लेवल के प्लेयर थे, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया खेलो इंडिया की तरफ से, और उसके वजह से जो एक अवेयरनेस आई, एक रिवोल्यूशन आई, हाँ मुझे कबड्डी खेलना है, हाँ मैं कबड्डी में भी जा सकता हूँ, अब कबड्डी भी टीवी पे आ रहा है। तो बेसिकली एक क्रेज़ आने लगा, एक फेम आने लगा कबड्डी में। और मैं मानता हूँ आने वाले समय में कबड्डी, अभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले समय में किसी न किसी रूप में क्रिकेट को कबड्डी टक्कर दे सकता है। क्योंकि कबड्डी एक घंटा का ऐसा इंटरटेनमेंट का, कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट का जगह है जहाँ आपको भरपूर एक्शन मिलता है। क्योंकि ये कॉम्बैट गेम, आप जैसे हमारे कोच आदित्य भैया ने बताया, ये कॉम्बैट गेम है, और इसमें जितना मतलब एक्शन और थ्रिलिंग होता है, उसमें आई थिंक कि 1 घंटे में आप 2 हाफ खेल के और दोनों टीमों की तरफ से जी जान लगा के अपना हर भरसक प्रयास करके जो अपना वो परफॉर्मेंस देते हैं ऑन द मैट एंड ऑन द कोर्ट, दैट्स द रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू बिगन अ रेवोल्यूशन इन द कबड्डी फील्ड। और एक रेवोल्यूशन जो आया है प्रो कबड्डी की वजह से, मैं सिर्फ प्रो कबड्डी को नहीं कहूँगा, मैं बिहार कबड्डी संघ जो पटना पायरेट्स आया है, तो उसके वजह से भी, और माननीय सचिव बिहार राज्य कबड्डी संघ के श्री कुमार विजय सर, उनको भी बहुत इनका क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से और अपने ज़िंदगी को कबड्डी के प्रति समर्पित कर दिया है। क्योंकि उन्होंने, मैं मानता हूँ बिहार का कबड्डी का टीम का कोई नहीं था। बिहार आई थिंक, हमें ये लगता है, मैं जहाँ तक मुझे पता है, बिहार एक बहुत कमज़ोर टीम हुआ करती थी आगे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार को ऐसा टीम बना दिया कि पिछले 5 साल में मुझे लगता है लगभग सभी टीम ने, मैं सिर्फ सब जूनियर या फिर खेलो इंडिया टीम या स्कूली टीम ये नहीं कहूँगा, लगभग सभी टीम ने राष्ट्रीय स्तर पे मेडल जाकर जीते हैं। जो बिहार एक मैच नहीं जीत पाता था राष्ट्रीय स्तर पे, वो आज मेडल जीत रहा है। तो एक चेंजिंग आई है, एक परफॉर्मेंस में जो होता है, एक चेंज ऑफ परफॉर्मेंस, वो चेंजिंग आई है उनके कार्यकाल में। और मैं मानता हूँ खिलाड़ी के प्रति बिहार में पोटेंशियल की कमी नहीं है। बेसिक्स होते हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बहुत अच्छे से, लेकिन जैसा हमारे कोच ने कहा कि समय पे नहीं करती। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारा है कि मतलब एक समय पे जो हमारा इंडोर नहीं है। आज हम पूर्णिया में खेल रहे हैं 4 साल से, इंडोर है पूर्णिया में, लेकिन बैडमिंटन के लिए आज पूर्णिया में 4 साल से 5 साल से मैट नहीं है। तो ये मैट की कमी जो है हमें बहुत खलती है। और कहीं भी हम लोग मैच खेलने जाते हैं, तो मैच जो खेलने जाते हैं, तो वो रेवोल्यूशन हम लोगों को पता है कि हाँ कबड्डी का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमें जो सुविधाएं हैं, जो हमारी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं हैं कबड्डी की, मैट हो गए, मैट शू हो गए, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है किसी न किसी रूप से। ये एक धारणा बनी हुई है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो ये धारणा अब चेंज होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ अगर ये चेंज होगी तो स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा एक क्रांति आ जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सभी यही कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा किसी फील्ड में जाके ये जॉब करेगा। लेकिन अगर ये धारणा बनी रही तो हम लोग, अगर हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास, लेकिन हमारी ओलंपिक्स में मेडल कितने आते हैं? मात्र 2। 2016 के मुकाबले थे मात्र 2, और दोनों ही, ये बड़ी बात है कि दोनों ही मेडल जो महिला के तौर पर, ये महिला सशक्तिकरण को भी दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक खामी है हमारे समाज में कि कोई अपना बेटा बेटी को नहीं बनने देना चाहता कि हाँ मेरा बेटा ओलंपिक में मेडल लाए, मेरा बेटा एशियन गेम्स में मेडल लाए, मेरा बेटी एशियन गेम्स में मेडल लाए या फिर ओलंपिक में लाए। सभी सचिन बनना चाहते हैं, सभी साइना नेहवाल बनना चाहती है, सभी PV सिंधु बनेगी, सभी हिमा दास बनना चाहती है, सभी
धोनी बनना चाहते हैं, लेकिन धोनी के पिता कभी कोई सचिन तेंदुलकर के पिता कोई उनके परिवार बनना नहीं चाहती। यही सबसे बड़ी हमारी सामाजिक खामी है जो स्पोर्ट्स को अदर स्टेट्स या फिर अदर कंट्री के मुकाबले कहीं ना कहीं दबाए हुए बैठी है। और इस धारणा को जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक मैं मानता हूँ खेल का सर्वांगीण विकास होना बहुत मुश्किल है। आपके तरीके से एक खिलाड़ी के तौर पे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे विशेष तौर पे ध्यान दे? बिल्कुल गवर्नमेंट ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में देखना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अगर हम किसी से कम्पीट करते हैं तो हम कम्पीट किससे करते हैं? मान के अगर हम उदाहरण खेलो इंडिया को ही लेते हैं तो हम कम्पीट किससे करते हैं? हम महाराष्ट्र से कम्पीट करते हैं, हम हरियाणा से कम्पीट करते हैं, हम राजस्थान से कम्पीट करते हैं। तो बेसिक उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी बिहार के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ अगर आप नेशनल खेल लेते हो तो आपको किसी न किसी रूप में सरकारी सेवा में आपको नियोजित किया जाता है। लेकिन बिहार में मैं मानता हूँ जो 2013 की नियमावली है उसके बीच में भी बहुत सारी खामियां हैं, और जो अभी 19 में जो निकला है मतलब वैकेंसीज उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। तो बिहार सरकार जो है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स इनका जो प्रायोरिटी लिस्ट ये स्पोर्ट्स में है ही नहीं। और जो बजट होता है जेन्युइन जो बजट हम देखते हैं 0.3% जो हमारा 19 और 20 का बजट था, तो 0.3% आपको ये दिखा रहा है कि स्पोर्ट्स उनके किस प्रायोरिटी में। मैं सिर्फ कबड्डी की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स की फंड है 0.3% बिहार की आम बजट का ये हिस्सा था जो स्पोर्ट्स पे खर्च कर रहे हैं। और बिहार में स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा कमी है कि सिर्फ स्टेडियम बना देने से नहीं, उनका रख रखाव सही से नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ सिर्फ पूरे बिहार में मैं मानता हूँ सिर्फ एक सिंथेटिक ट्रैक है, वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और कहीं सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। इंडोर स्टेडियम की बात की जाए तो हर जिले में लगभग इंडोर स्टेडियम है, लेकिन उनका रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा है। उनके जो मतलब पदाधिकारी हैं, जिला खेल पदाधिकारी हों, चाहे शारीरिक शिक्षा उपाध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, उनका जो रख रखाव है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें खामी रह जाती है, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं उनका मोराल डाउन होने लगता है और फिर वो दूसरे फील्ड की तरफ कूच करने लगते हैं। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है उनको गौर करना चाहिए, और निश्चित रूप से गौर करना चाहिए। तो अभिषेक जी युवा खिलाड़ी हैं और इन्होंने एक खिलाड़ी के दर्द को सामने रखा कि सिर्फ आप आधुनिकता के दौर में बड़े बड़े जो है स्टेडियम बना करके ही खेल को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आपको खिलाड़ियों को मजबूत करना होगा उनके अंदर टैलेंट में, और उनसे जुड़े हुए जो इक्विपमेंट हैं जो स्पोर्ट्स में जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। चूँकि अदर्स कंट्री की बात करें या बिहार के बाहर हमारे देश की ही अगर बात करें तो हमारे राज्य में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी अलग अलग तरीके से जो है ट्रेनिंग देने की व्यवस्थाएं होती है। आदित्य सर एज ए कोच अगर हम अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ही स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा मायने रख रहा है, या कि बिहार सरकार उदासीन है, या खिलाड़ियों को उस तरह से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं स्पोर्ट्स में? चूँकि स्टेडियम्स भी कम है बिहार में। नेट प्रैक्टिस की जहाँ तक बात करें तो जो इक्विपमेंट आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं कबड्डी में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनकी चीज़ों में भी कमी है। क्या बजट इस पर असर डाल रहा है गवर्नमेंट का? बिल्कुल, बजट के साथ साथ जो सरकार की जो पॉलिसी है, रणनीति जो है सरकार की, वो सरकार की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि वो स्पोर्ट्समैन के लिए डायरेक्ट होनी चाहिए। जैसे अगर हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पोर्ट्स जो है वो बिहार सही मायने में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी बिहार से ही आता हूँ और मैं बिहार के कई जिलों का भ्रमण किया हूँ। जब मैं खिलाड़ी हुआ करता था तो मैंने देखा है कि कई जिलों में इंडोर स्टेडियम बने हुए, उनके रखरखाव उनके मेंटेनेंस नहीं हो पाता है उचित माध्यम के द्वारा, उचित एजेंसी के द्वारा। सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि स्पोर्ट्समैन के लिए एक बेसिक सुविधा है, उनके खेल के डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो उनके कोर्ट्स हैं, उनके जो स्टेडियम है, उनके जो प्ले फील्ड्स है, दैट शुड बी अप टू द मार्क। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय लेवल के जो शिक्षण संस्थान हैं, जैसे कुछ राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय खुलने चाहिए बिहार में। कुछ कोचिंग फील्ड के जो शिक्षण संस्थान हैं, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा जो शिक्षण के क्षेत्र में, कोच के क्षेत्र में जो NIS का जो एक हमारा इंस्टीट्यूट चलता है, उसके भी कुछ विंग्स भारत में आने चाहिए, जिसके द्वारा कुछ खिलाड़ी और कुछ कोच, कुछ प्रशिक्षक यहाँ से निकल पाए जो बिहार के लड़कों के लिए, बिहार के आने वाले भविष्य में जो खेल के दिशा में अपनी योग्यता, अपनी कैरियर को तलाश रहे हैं, उनको एक सही दिशा और एक सही दशा दे सके। सरकार का अहम रोल है। अगर कोच की बात करें तो कोच जो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि फंडामेंटल जो ज़रूरतें होती हैं स्पोर्ट्स की, फूडिंग की उनकी जो व्यवस्था होती है, लॉजिंग की जो व्यवस्था होती है, उनके किस तरह का रहना, फीमेल हैं, फीमेल के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं?
फीमेल के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्स में फीमेल के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि अगर महिलाएं स्पोर्ट्स में आती है जी। तो उनके पास एक कैरियर ही नहीं, एक समाज का एक आईना भी वो हो जाती है जी। समाज के लिए दर्पण का काम होती है, क्योंकि समाज में हम मानते हैं कि महिलाएं जो है वो घरेलू कार्य के लिए बनी हुई है। घरेलू कार्य मतलब खाना बनाना, घर के जो बच्चे का पालन पोषण करना, मगर जब वो खेल के क्षेत्र में आती है और अपने खेल के क्षेत्र में अपनी विधा को दिखाती है। हमारे सामने खेल के आइकॉन के रूप में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, जिसका नाम आप लोग भली बात जानते हैं, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, रानी रामपाल, ऐसे कितने ही, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, ऐसे कितने ही प्रतिभाएं हैं जिन्होंने खेल के ही थ्रू नहीं, अपने विधा के थ्रू, अपनी प्रतिभा के थ्रू भारत को ही नहीं बल्कि ओलंपिक तक अपनी प्रतिभा को दिखाया है। ये महिलाओं के लिए विशेषकर एक चुनौती, एक उनके लिए आत्मविश्वास, एक उनके लिए टारगेट, एक उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर काम करता है कि उनके सामने चैलेंजेस के साथ साथ एक आईना बनने का, एक दर्पण बनने का, एक मानक स्तर बनने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। जी। धीरज जी, जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स कल्चर में हालांकि ये एक ब्रॉड माइंडेड कल्चर माना जाता है, चूँकि हम लोग अब टैली करते हैं दूसरे राज्यों के टीम के साथ, आप लोग बाहर के खिलाड़ियों से भी मिलते होंगे, एक दूसरे में बातें भी होती होंगी स्पोर्ट्स को लेकर, या कुछ पर्सनल इश्यूज़ पर भी बात होती होगी। क्या कास्टिज्म भी कोई फैक्टर है? अभी तक आपको ऐसा फील हुआ है स्पोर्ट्समैन के बीच में? ऐसा कोई फैक्टर नहीं, जितने भी हम सब स्पोर्ट्स में खेलने आते हैं, जितने भी खिलाड़ी सब हम लोग के फ्रेंड ही रहते हैं, मतलब फ्रेंड बन जाते हैं सर। सब स्पोर्ट्समैनशिप रहता है, अगर कोई खिलाड़ी है तो उसमें स्पोर्ट्समैनशिप जरूरी है, वो रहना भी चाहिए। सबको अपना फ्रेंड बना के चलना चाहिए, कास्टिज्म नहीं, अभी तक नहीं चला। अभी तक नहीं देखा है। नेहा जी, आप एक महिला खिलाड़ी हैं और जहाँ तक हमें कुछ जानकारी मिली है कि नेशनल्स को आपने शायद बायकॉट किया कभी अपने कैरियर में। हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए या फीमेल्स जो भी खिलाड़ी हैं, आप क्या अपने अंतः मन से खिलाड़ी के मन के साथ साथ एक महिला होने का जो एक व्यथा होती है एक खिलाड़ी के दर्द के रूप में, हम चाहते हैं कि आप उस सच्चाई को बताएं कि नेशनल्स को आपने क्यों बाइकआउट, किस तरह का दखल आपको बर्दाश्त नहीं हुआ या इस तरह का स्पोर्ट्स कल्चर आपको पसंद नहीं आया? जैसा कि मतलब ये तो पर्सनली हम फील किए, क्योंकि जब हम खेलने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर जाते हैं, बहुत उत्साह से जाते हैं कि यहाँ से अब मेरा करियर स्टार्ट होगा, और फिर फैमिली का भी अपना एक विश्वास रहता है और हमारे कोच का भी विश्वास होता है कि ये जाएगी तो कुछ अच्छा कर कर आएगी। तो जब हम जाते हैं वहाँ तो उसके दौरान जब नेशनल कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा भेदभाव होता है कहीं ना कहीं जी। अलग स्टेट में। अदरवाइज हमको लगता है कि और सब स्टेट में तो नहीं होता है, पर बिहार में हम ऐसा अनुभव किए कि कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे कि एक दो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जो थोड़ा काफ़ी बेटर खेल रही है क्योंकि वहाँ के कोच बहुत एक्टिव है या फिर उन लोगों को बार बार मौका मिल रहा है, पटना हो गया या बेगूसराय हो गया, पर पूर्णिया को मतलब बहुत कम चांस मिलता है। तो वहाँ के जो कोच होते हैं, कोच जो वहाँ पे हम लोगों को नेशनल में ट्रेनिंग देते हैं वो भी उसी सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उस प्लेयर को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलता है। और वहाँ हम लोग थोड़े से मतलब हम लोग तो अकेले ही जाते हैं तो हम लोगों के लिए तो जो है सब वही है, तो थोड़ा वहाँ अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। और साथ ही जब वहाँ हम जाते हैं तो एक यूनिटी नहीं बन पाता है। जैसे हम लड़कियाँ हैं तो हम लड़कियों में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, सबकी मानसिकता मिलनी चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है तो वो मेरा प्रॉब्लम है। पर आज हम नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पीछे कोई लड़कियाँ खड़ी हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं, हम अकेले हो जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम है तो हम ही लड़े, नहीं, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। एक लड़की लड़की का हेल्प नहीं करेगी, उसका दुख को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बिहार को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कितने मतलब स्ट्रगल करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जब हम वहाँ से आते हैं तो अलग अनुभूति के साथ अपने आवास की ओर आते हैं, तो हम एक मतलब उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा समाज अब मतलब थोड़ा क्या चाहिए होता है, बस एक इज्जत ही तो चाहिए होता है कि समाज हमको अलग बच्चों से थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म दे। जैसे कि कोई नॉर्मल बच्चे हैं और हम स्पोर्ट्समैन हैं, अपने बिहार का नाम रोशन करके आए, तो उसके अकॉर्डिंग हमको थोड़ा अलग मिले, पर ऐसा यहाँ पर नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग जब खेल कर आते हैं, कोई पदक लगा कर आते हैं, गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल लगा कर आते हैं, तो हम लोगों के सम्मान समारोह में बहुत से लोग आते हैं। जब आते हैं डीएम हो चाहे कोई भी हो, पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, तो हम ऐसा फील किए जब आते हैं वो हम लोगों को मेडल देते हैं, सम्मानित करते हैं, तो उस टाइम वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि हमारी गांव की लड़कियां ऐसी है, हमें मतलब हमारी बेटियां ऐसी होनी चाहिए, ये वो, तुमको कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो तुम हम लोग हैं। पर आप नेक्स्ट दिन, उसके 10 दिन बाद आप जाइए तो वो आपको उनसे मतलब अपना परिचय भी देना पड़ेगा और आप फिर वो आपको भूल जाएंगे।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किस तरह का प्रेशर फील कर रही थी उस दरमियान, जब आपको एक अकेलापन जो है महसूस हो रहा था इस इतने बड़े खेल के दुनिया में, जहाँ पर कितने खिलाड़ी होंगे, कोचेज़ होंगे, आपका पूरा एक एसोसिएशंस होगा, स्पोर्ट्स का पूरा एक जत्था है, उस बीच एक लड़की जब घर से निकल के जाती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और वो ये वर्दी, ये जर्सी जो आज आपने पहना है, ये काफ़ी मेहनत का नतीजा है आपका, चूँकि ये आपके शरीर पर अभी है, इसका ये प्रतीक है कि आपने अपने ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत किया है इस खेल के प्रति। लेकिन आपको दिल को ठेस ज़रूर पहुंचती होगी जब वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती होंगी जो कि शायद आपने कभी कल्पना न की हो। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अक्सर मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आपके सामने गलत हो रहा होता है पर आप उसको रोक नहीं पाते, इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि आप अकेले होते। फिर वहीं अगर सब मिलकर सपोर्ट करें तो आप उस चीज़ से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। गलत की अगर बात की जाए तो किस तरह का जो आपको लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से जब कोई लड़कियां जाती हैं तो उसके साथ कुछ टॉर्चर नहीं होना चाहिए। वो लड़कियां, जैसा कि मेरा कहना है कि लड़कियां जा रही है तो अब कोई एज ए कोच है तो थोड़ा फ्रेंडली, मतलब उस टाइप से वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अपने दम पे खेलने जा रही है। ऐसा नहीं कि आप पैरवी किए या हमारे कोच पैरवी किए, वो अपने दम पे खेलती है लड़कियां। तो वो मतलब आप उसको ऐसा नहीं कह सकते आपके साथ कोई छेड़खानी किया है तो आप अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर करेंगे इंटरनल। आपने आवाज़ उठाया, लेकिन आपको तो क्या लगा कि आप अकेला हो गए? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खेलने गई, मैं आज मतलब आई हूँ तो मैं अपने मन का बात बोल ही दूंगी। जी जी। स्पोर्ट्स का मेरा एक अच्छा नज़रिया था, जैसा मैं अपने आसपास सुनी थी अपने डिस्ट्रिक्ट में, बहुत अच्छा मेरे लिए वो था कि वहाँ जाने से ऐसा होगा वैसा, बहुत उत्साह से। तो फिर मेरे लिए तो वहाँ कोई अपना था नहीं, वो लड़कियाँ ही हमारे लिए अपनी थी। तो फिर मैं उनसे शेयर की तो वो सब मतलब मेरी बात को सुनकर सब चुप हो गई, कोई मेरा सपोर्ट नहीं की। तो हमको उस जगह ये फील हुआ कि मतलब आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, तो जब तक सब एक यूनिटी नहीं लाएगी तो सबके साथ होगा। क्योंकि ये बहुत गलत, बहुत विश्वास के साथ उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचते, नेशनल तक पहुंचना एक छोटे से इलाके से बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके फैमिली का आप पे सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, आपके एसोसिएशन का आप पे विश्वास होना ज़रूरी है। साथ साथ आप जहाँ खेलने जा रही है, 10 दिन का कैंप कर रही है, 20 दिन का कैंप कर रही है, एक लड़की में यूनिटी होना चाहिए और एक दूसरे के लिए मतलब समर्पित होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम है तो मेरा वातावरण वहाँ का फ्रेंडली होना, बस यही सोच ये है आपका कहना कि कोई भी बात को दबाया ना जाए, उस बात को सामने लाया जाए और उसका निराकरण किया जाए। ऐसा ही तो आपके साथ क्या अभी तक इस चीज़ में फेयर, क्या अब कंफर्म है आपके साथ वैसा मिसबिहेव अब नहीं होगा, या आप क्या सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? बिल्कुल, क्योंकि अब मतलब सिस्टम पता चल रहा है और कहीं ना कहीं अब इतना खेल लिए कि लोग भी डरने लगे। अगर आप सच है तो सच्चाई से लोग डरेंगे जी। आपको नहीं दबा सकते वो, अगर आप सही है तो आपको कोई नहीं दबा सकता है। तो मेरा ये कहना है हम सही तो सब सही। तो अगर हमको अपने ऊपर भरोसा है और हिम्मत है, भले मेरा कोई साथ नहीं देगा तब तक लड़ेंगे जब तक मेरे साथ हमको न्याय ना मिले। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब माहौल भी बदल रहा है, सबकी सोचें बदल रही है, ऊपर भी सब सही हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा और अब खेल रहे हैं तो फिर सबका सपोर्ट। चलिए नेहा जी, हम आशा करते हैं कि आप एक अच्छी खिलाड़ी हैं और खुशहाल एक खेल के वातावरण में आप अपने करियर को आगे ले जाएं और देश और राज्य को जरूर आप पे नाज है। तो आपने जैसे कि देखा कि नेहा झा एक बहुत ही छोटे इलाके से निकलकर इस वर्दी या आप इस जो जर्सी वो पहनी हुई हैं, ये काफ़ी ही प्राउड का बात है। लेकिन ऐसी लड़कियां जब इतने स्ट्रगल करके इतने समाज और परिवार के जो एक कंधों पर बोझ जो होता है वो लेकर अपने सपनों को, ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती हैं और मंजिल को पा भी लेती हैं, उसके बावजूद भी जब इस तरह का वातावरण वो फेस करती है तो वाकई ही काफ़ी दिल दुखाने वाला होता है। और हम ज़रूर इस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर खेल विभाग या सरकार के लोग भी देख रहे हैं, बाकी खिलाड़ी भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो ज़रूर इस बात पे गौर करें कि आने वाली बेटियां तभी बढ़ेंगी जब उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाए, चाहे वो खेल का दुनिया हो, चाहे वो कोई भी व्यवसाय हो। राकेश उरांव जी, आपने जिक्र किया था कि आपकी बहनें भी इस खेल से जुड़ी हुई हैं। जी जी। तो क्या उनसे भी आपकी बातें होती होंगी? क्या उनको लगता है कि अभी उनका खेल का जो दुनिया है, उनका एसोसिएशन, उनके साथ भी कभी कोई प्रॉब्लम्स हुई है या उनका ठीक? वैसे ऐसा तो कोई भी शिकायत तो नहीं मिला दीदी लोग से। और वो लोग बहुत पहले खेलती थी, 2012 से पहले खेल के वो लोग छोड़ चुकी है। अच्छा, वो लोग सीनियर थी, वो लोग पूर्णिया टीम के गर्ल्स। आप बॉयज़ हैं, चलिए ठीक है, वहाँ नहीं हुआ। आप इस पे क्या नज़रिया देना चाहेंगे कि जो गर्ल्स टीम में भी होती होगी, आप लोगों को भी मुलाकात हो, आप लोग तो एक स्वच्छ वातावरण देना चाहते होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? तो बॉयज़ साथ कभी होता नहीं है ऐसा चीज़। ऐसा कभी हम भी ये 2 बार नेशनल खेले हुए हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी।
ऐसा होना भी तो नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कभी गर्ल्स किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा चीज़, ये सब चीज़, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। धीरज जी, आपने कभी सुना है कि इस तरह के खिलाड़ियों के बीच कोई इस तरह का मतभेद, कोई ऐसी बातें जो लड़कियों पर प्रेशर बना रहा हो, उनके खेल से उनको भटका रहा हो? जी, लड़कियों पे इस सब टाइप का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों पे सब कम प्रेशर रहता है, क्योंकि अभी जो लड़की है उनको मतलब कि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन नॉलेज तो सबको रहता है उतना। अपने आप का प्रोटेक्शन करें, वो अपने विश्वास से जाती है ट्रिप पर, 15 दिन 20 दिन का होता होगा आप लोगों का स्पोर्ट्स का जो होता है, उस दरमियान क्या फैमिलियर माहौल आप लोग फील करते हैं फैमिलियर माहौल फील करते हैं, या फ्रेंडली माहौल कह लीजिए उसको? फ्रेंडली माहौल फील करते हैं और फ्रेंडली माहौल बनाना भी पड़ता है, खुद भी बनाना पड़ता है, सबको फ्रेंड बना के चलना पड़ता है, एडजस्ट करना है। ये कोच सर, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हालांकि जहाँ तक लड़कियों का सब्जेक्ट है तो सिर्फ एक खेल ही नहीं, काफ़ी ऐसे व्यवसाय हैं, काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ पर लड़कियाँ अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करती हैं, और काफ़ी जगह पर तो बातों को दबा भी दिया जाता है, एक तरह से धमकी दे करके कि आपका कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक खिलाड़ी भी काफ़ी स्ट्रगल से उस जगह, उस मुकाम तक पहुंचा होता है, और अचानक अगर उसके साथ कुछ होता है, आप इस पर 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारी सरकार को थोड़ी पहल करनी चाहिए, सरकार को एक नज़रिया बना के रखना चाहिए, उनके जो एसोसिएशन के लोग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ही नहीं, भारतीय संविधान के नज़र से भी महिला और पुरुष इक्वल हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, इक्वल सम्मान मिलना चाहिए। ये समाज में ही हमें सिखाया जाता है। हमारे घर में भी आप देखेंगे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बहुत बड़ा धन है, बेटी हमारा परिवार का सम्मान है, बेटी लक्ष्मी है। इस तरह की कई सुविधाएं सरकार के द्वारा और हमारे समाज के द्वारा भी एक मैसेज पास हो रहा है। तो हमें बेटियों की रक्षा करनी है, ना कि उनके लिए राक्षस बनना है। अगर हम जिस दिन रक्षक बन जाएंगे, उस दिन हमारे समाज के जितने भी भक्षक हैं, जितने भी राक्षस हैं, वो अपने आप ही समाज से खत्म हो जाएगा। चलिए, आपको भी शुभकामना है सर। अभिषेक जी, अंत में आप अपने युवा खिलाड़ियों के लिए जो प्रेरणा स्रोत क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो भी युवा खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं और स्पोर्ट को एज अ करियर चुनना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा, स्पोर्ट्स इट्स अ ग्रेट फील्ड टू एक्सप्रेस योर हिडन टैलेंट, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आने वाले समय में एक रेवोल्यूशन बनेगा, क्योंकि खेलो इंडिया सिर्फ एक खेलो इंडिया नहीं है, वो खेलो इंडिया स्कीम बन चुका है। आज सरकार के माध्यम से खेलो इंडिया स्कीम के द्वारा 5 लाख रुपए करके सालाना उनको मिलता है कि वो अपना ट्रेनिंग को इस पर खर्च कर सके, ट्रेनिंग पर खर्च कर सके। और टॉप स्कीम आ चुका है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो भारत सरकार द्वारा है। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनके वजह से खेल को एक बढ़ावा मिल रहा है और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है, उन पे खर्च किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिहार सरकार के द्वारा किसी मतलब कह सकते हैं आपकी एक कमी है, एक प्रायोरिटी लिस्ट में अभी भी स्पोर्ट्स नहीं है। तो लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। हमारे समाज में, हमारे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। मैं अपने अगर उदाहरण के तौर पे अपने कोच को ही लूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक होता है कि अपने तरीके से सपोर्ट करते हैं। एक मेंटालिटी होता है कि हाँ, हम नहीं खेल पा रहे हैं, हम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कैसे परफॉर्मेंस दें। तो ये एक बड़े भाई की तरह, मतलब एक हो सकता है कि आपके ऊपर हमेशा एक बड़े भाई का हाथ है, एक गार्जियन के अभिभावक के तौर पे इनका हाथ रहता है कि हाँ नहीं, आप कर सकते हो, आप ट्राई करो। आप अगर 50 बार भी आउट हो रहे हो तो 51 और आप पॉइंट ला सकते हो। तो ये निरंतर प्रयास करते रहना है। नेहा जी, अंत में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से अपनी महिला युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत, कम शब्दों में? मैं सारी महिलाओं खिलाड़ियों को यही बोलूँगी कि अपने घर के दहलीज से भी बाहर आओ, देखो दुनिया को भी तुम्हारी ज़रूरत है और तुम कुछ अच्छा कर सकती हो। तो आओ और अपना मतलब जो भी तुम्हारा सपना है उसको पूरा करो। और स्पोर्ट्स तुम्हारे लिए सिर्फ एक मतलब तुम्हारे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को बहुत सारी जगह पे मतलब लाकर खड़ा करेगा, और आप तुम्हारे अपने पर्सनल जीवन में भी वो तुमको कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए धीरज जी, अंत में आप 2 शब्द अपने युवा खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो मैसेज? अंत में हम इतना ही कहेंगे, मतलब जिनको भी स्पोर्ट्स में आना है वो आए, तो जैसा उनका जुनून स्टार्टिंग में रहता है वैसा जुनून अगर वो एंड तक रखेंगे तो वो बहुत अच्छा खेल पाएंगे। जैसे बहुत का होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जुनून, एकदम बहुत अच्छा खेलेंगे, फिर धीरे धीरे उनका जुनून जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे उनका जुनून घटते जाता है। लेकिन बरकरार रखना है। जिनका जुनून बरकरार रह गया वो कुछ कर लेंगे, जिनका नहीं रह पाए वो ओके। राकेश जी, अंत में आप अपने खिलाड़ियों के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे खिलाड़ी जो अभी तो हम जो है वो खेल तो अभी
छोड़ चुके हैं, खेलते नहीं हैं अभी, बस जी। बच्चे लोग को सिखा रहे हैं। अब हमारे स्कूल के बच्चे हैं बगल में और गांव के हैं बच्चे लोग हैं, वो सिखा रहे हैं बच्चे। ये स्कूल कबड्डी जो है ना, किसी के यहाँ जाइए कबड्डी स्कूल या कहीं भी बच्चे लोग के पास, तो वो लोग डरते हैं क्या कबड्डी चोट लग जाएगी या चोट वाला गेम है। और गार्जियन लोग भी कबड्डी का नाम सुन के बहुत ये होते हैं कि कबड्डी से खेलने से मेरा बच्चे का चोट हाथ पाँव टूट जाएंगे ये वगैरह। वैसा नहीं है कि हम लोग जो सिखाते हैं कबड्डी टेक्निक बता दिया जाता है कि किस तरह खेला जाता है, चोट किस तरह नहीं लगा जाएगा, वो हम लोग अपने क्लब में ये से बताया जाता है। मतलब सब कुछ बताते हैं, जी लोगों हाँ। को इनकरेज करते हैं कि इस पर आए, सामने बढ़ के आए, हाँ। ये स्पोर्ट्स को जरूरी नहीं है बढ़ावा कि दें। कबड्डी से हमको नौकरी हो जाएगी या कुछ भी वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है। कबड्डी जो आज आए बच्चे लोग खेलते हैं, हम कबड्डी ये इतने बताते हैं बच्चे लोग को कि बस कबड्डी जो है ना फिजिकल स्ट्रॉन्ग अपने आप के लिए बहुत बेहतर गेम है वो। हर खेल से हट के कबड्डी है जो बच्चे लोग के लिए बहुत बेटर है। वो स्ट्रॉन्ग के लिए रनिंग फिजिकल स्ट्रॉन्ग ये सब चीज़ बहुत ये है इसमें। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि नेशनल स्टेट लेवल से खेले हुए कबड्डी के जो हैं अनुभवी खिलाड़ियों ने अपने अपने अनुभव को आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं कि आपको इनसे काफ़ी जानकारी मिली होगी और ज़रूर आप इन्हें अपने जीवन में अनुसरण करने की भी कोशिश करेंगे एक अच्छा कबड्डी खिलाड़ी बनने के लिए। अंत में आइए हम खिलाड़ी का जीके भी ज़रा आपसे शेयर कर ले, चूँकि आप प्राइम डिबेट में बने हुए हैं तो थोड़ा सा खिलाड़ी और के बाद जो है कबड्डी के भी बारे में जान लें। तो कबड्डी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। पुरुषों के लिए यह खेल 40 मिनट का होता है, वहीं महिलाओं के लिए 30 मिनट का होता है। कबड्डी मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेली जाती है और ये बांग्लादेश का है राष्ट्रीय खेल माना जाता है कबड्डी। तो कबड्डी के जीके में थोड़ा सा हम आपको और जानकारी दे दें कि भारत में कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 1950 में की गई थी, मगर भारत में यह खेल 1915 और 1920 के बीच ही शुरू हो चुका था खेलना। 1920 में नियमों के साथ जो है कबड्डी खेलना शुरू किया गया था। विश्व में पहली कबड्डी विश्व कप 2004 में खेली गई थी, वहीं महिला कबड्डी विश्व कप पहली बार 2012 में खेला गया था। जहां उत्तर भारत में इसे कबड्डी कहा जाता है, वहीं इस खेल को दक्षिण में चेडू गुडू कहा जाता है और पूर्व में हुतुतु कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आवाज़ 24 न्यूज़ के प्राइम डिबेट में आप इन खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने अपने अपने अनुभवों को आपके साथ जो है चर्चा के दरमियान शेयर किया, उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और निरंतर आप आवाज़ 24 न्यूज़ से अलग अलग प्राइम डिबेट में हम अलग अलग मुद्दों पर आपसे रूबरू लगातार करवाते रहते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए प्राइम डिबेट में। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।